ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाउ नाइस। विवेक ने ऑफिस जाने से पहले ही नाश्ता तैयार कर दिया। Cut it! Cut it! Cut it! Cut it! कैसा लगा ललित जी? बकवास, एकदम बकवास। तुम इसे एक्टिंग कहती हो? ये है तुम्हारी एक्टिंग? अरे इससे अच्छी एक्टिंग तो बच्चे स्कूल के नाटकों में कर लेते हैं। लेकिन मुझे तो लगा मैंने बहुत अच्छा किया। तुम्हें लगा, ये तुम्हें लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा। ललित जी का मूड आज कुछ खराब है, लगता है घर में झगड़ा हुआ है। Damn it! जाओ कोई बुला कर लाओ उसे। सर वो राइटर आकाश आपसे मिलना चाहता है। क्यों? वो 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है। ओफो यार, ये आदमी भी मेरा। तुम एक काम करो, तुम मुझसे कहो मैं उससे नहीं मिल सकता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा ललित साहब। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे आपसे जवाब चाहिए। जवाब? जी हाँ, जवाब। मुझे पूरा 1.5 साल लगा इस कहानी को लिखने में, और मुझे पता चल रहा है कि आप किसी दूसरे राइटर से पूरी की पूरी कहानी फिर से लिखवा रहे हैं। क्या मतलब है इस सब का? काम मेरा और नाम किसी दूसरे राइटर का? वाह ललित साहब वाह। आपको मालूम है इससे मेरा कितना नाम खराब हो रहा है इंडस्ट्री में? नाम? अरे तुम्हारा नाम है ही कहाँ? जो आदमी 1.5 साल में एक कहानी पूरी करे उसका कोई नाम होता है? आजकल राइटर 3 महीने में एक कहानी लिख देता है। ललित साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं आप मेरे साथ। आपको ये भुगतना पड़ेगा। आपकी फिल्म कभी पूरी नहीं होगी, इसका नतीजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। एक मिनट भाई। प्रीति जी, आप ये मेरी यूनिट की प्रॉब्लम्स क्यों रिकॉर्ड कर रही हैं? आप इसे भी टीवी पर दिखा देंगे क्या? रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर ललित, हम टेलीकास्ट करने से पहले एडिटिंग भी तो करेंगे ना, और कुछ भी टीवी पर दिखाने से पहले मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। देखिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। शूटिंग पर ये सब चलता रहता है। आई नो। आज का दिन ही कुछ खराब है। ओ पिया, पिया कम ऑन। पिया, पिया देखो जो हुआ उसे भूल जाओ। मुझे अचानक बहुत गुस्सा आ गया था। मैं जानता हूं कि तुम और अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। मैं पूरी कोशिश कर तो रही हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो? देखो पिया, सीन ये है कि तुमको जहर दिया गया है, ओके? बस तुम्हारे थोड़े से रिएक्शन ठीक नहीं आ पा रहे। यार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे करना है। मधु, तुम दूसरे ग्लास में जूस डालो। Come on. देखो प्रिया, इट्स वेरी सिंपल। तुम यहाँ आके बैठी, तुमने वो वेने वाला डायलॉग अपना बोला, ओके? उसके बाद में तुमने ये जूस उठाया और पिया। बस उसके बाद में फिर तुम्हारा वो सर उठिए सर। सर अरे कोई डॉक्टर शाह को बुलाओ जल्दी। किसी डॉक्टर शाह का फोन है। फिल्म डायरेक्टर ललित दास की शूटिंग के दौरान अचानक मौत हो गई। ललित दास? मैं डॉक्टर शाह, मैंने ही आपको टेलीफोन किया।
कैसे हुआ? जी वो आप कौन? जी मैं मधु, ललित जी का असिस्टेंट। कैसे हुआ ये सब? वो सर पिया जी को सीन समझा रहे थे, मरने का सीन था। बस करते करते वो खुद ही मर गए। मालूम ही नहीं पड़ा कि ये सब कैसे हो गया। लगता तो हार्ट अटैक है, पर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने उनका सारा कुछ चेकअप किया था। हार्ट एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में था। मैं सब कुछ चेकअप किया था, नहीं ईसीजी, टेस्ट वेस्ट वगैरह वगैरह। लेकिन डॉक्टर, हार्ट अटैक तो अचानक भी हो सकता है, नहीं? हाँ हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा अटैक और इतनी छोटी सी उम्र में नहीं आना चाहिए था। इसलिए मैं जरा सोच में पड़ गया और मैंने सोचा कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए तो फिर क्लियरली हमें पता लग जाएगा कि हार्ट अटैक है या कुछ और। कुछ और? कुछ और से आपका मतलब किस तरफ है? मेरा मतलब है कि कहीं किसी ने इनको जहर तो नहीं दे दिया। क्या खाया था इन्होंने? जी वो स्नैक्स खाए थे और चाय भी पी। बस उसके बाद वो पिया जी को सीन समझाने लगे। सीन में ऑरेंज जूस पीना था। बस उन्होंने ऑरेंज जूस पिया और मर गए। ठीक उस वक्त 2 बजा था करीब। मैंने घड़ी देखी थी। ये स्नैक्स और चाय यहाँ कौन लाया था? ये ऑरेंज जूस किसने रखा था? कि ऑरेंज जूस तो मैं ही लेकर आया था और मैंने ही रखा था। लेकिन वो स्नैक्स और चाय वो अपना रामू लेकर आया था। इधर आओ। जी वो अभी स्नैक और चाय मैं लाया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मुझे आप सब लोगों के नाम और एड्रेस चाहिए। और हाँ, यहाँ की किसी भी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सुधाकर सर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। अभी भिजवा दो। एक्सक्यूज मी सर, यस, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। आप कौन? आई एम फ्रॉम डीटीवी सर। हम इस फिल्म के ऊपर एक वीडियो प्रोग्राम बना रहे हैं। मिस्टर ललित का इंटरव्यू, आर्टिस्ट का इंटरव्यू और शूटिंग कवर कर रहे थे और करीब 10-15 मिनट तक हमारा कैमरा लगातार ऑन था और बस उसी वक्त ये सब हो गया सर। अच्छा, दैट्स गुड। ये तो हमारे काम की चीज है। क्या आप हमें इस टेप की एक कॉपी दे सकती हैं? श्योर सर। थैंक यू। एसीपी साहब, डॉक्टर शाह को मानना पड़ेगा। जैसे उन्होंने झट से बता दिया कि इस आदमी को जहर देकर मारा गया। क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, ये जहर से ही मरा है। अच्छा, मगर कौन सा जहर? वेलकॉक्सिन। वेलकॉक्सिन? जी हाँ, वेलकॉक्सिन। वैसे तो एक ऐसी दवाई है जो दिल के मरीजों को उनके दिल की धड़कन तेज करने के लिए दी जाती है। हालांकि आजकल इसका कोई इस्तेमाल करता नहीं, तो इसे मरने में कोई 2 या 3 मिनट लगे होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। मगर वहां के लोगों ने बताया था कि ठीक 2 बजे मर गया था। इसका मतलब ये है दया कि इस आदमी को जहर लगभग 1:55 से दिया गया है। सर, तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि इसने 1:55 पर क्या खाया जिसके खाते ही ये मर गया। शायद हमें उसी से कुछ पता लग जाए। दया, तुम एक काम करो, वो वीडियो टेप ले आओ, डीटीवी वाली। पिया देखो, सिचुएशन ये है कि तुमको जहर दिया गया है। तुम्हारे बस रिएक्शंस थोड़े से गलत हो रहे हैं, तुम उनको ठीक कर लो। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं कि तुमको कैसे करना है। ओके, मैं तुमको दिखाता हूं। मधु जी सर। तुम जरा दूसरे ग्लास में जूस डालो। जी। मुझे देखना है कि ललित ने उस वक्त क्या क्या खाया पिया है। देखो इसके बाद तो सर ललित जी ने सिर्फ ऑरेंज जूस पिया था। ये तुम्हारा ग्लास है, तुम यहाँ बैठी और तुमने वो अपने विनय वाले डायलॉग बोले। उसके बाद में ये ग्लास उठाया और उसके बाद तुम्हारे रिएक्शंस भी हैं। ये पिया और सर, इससे पहले तो उसने अपने प्लेट से सिर्फ वो बिस्किट्स खाए थे और 1:50 के 2 या 3 मिनट बाद उसने वो ऑरेंज जूस पिया। इसके अलावा तो उसने किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब जहर इनमें से ही किसी चीज में होगा। आपके पास ये तीनों चीजें हैं ना, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस। फौरन इन्हें मेरी लैब में भिजवाइए, मैं जांच करता हूँ। दया, उस असिस्टेंट मधु और स्पॉट बॉय रामू को लेके आओ।
और जो भी वहां उस वक्त मौजूद था, उन सबको बुला के लाओ। मैं उनसे पूछताछ करना चाहता हूं। ललित साहब को चाय और बिस्किट तुम्ही ने दिया था ना? हाँ साहब, चाय और बिस्किट तो मैं ही लाया था, लेकिन मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने उसमें कुछ नहीं मिला। वो सारा सामान तो मैं कैंटीन से लेकर आया था। मैंने सामने असिस्टेंट बैठा है ना, कुछ करता नहीं। तो हमारे साथ से बहुत नफरत करता है। उसी ने किया है ये सब कुछ। मैं उन्हें क्यों मालूंगा सर? मेरे साथ उनके संबंध बहुत ही अच्छे थे सर। अच्छा, मगर हमने तो कुछ और ही सुना था। यूनिट वालों का कहना है कि तुम उनसे बहुत नफरत करते थे। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर, ऐसे ही कोई किसी का खून करता है क्या? मेरे और ललित जी के संबंध तो बहुत अच्छे थे सर। मैं तो सपने में भी उन्हें नहीं मार सकता। हाँ सर, अगर उन्हें कोई मार सकता है तो वो राइटर आकाश। आप लोग मिशन पर आए थे। आप उस यूनिट में काफी लोगों को जानते हैं। आपने पता नहीं कैसे ललित की चाय या जूस में किसी से कहकर जहर मिला दिया या फिर खुद दे दिया। ये क्या कह रहे हैं? मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, आप मुझ पर खून का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने 1.5 साल लगाकर एक स्क्रिप्ट लिखी और उसने पूरी की पूरी बदल डाली। मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। ललित और पिया का चक्कर चल रहा था, तभी तो उस बेवकूफ एक्ट्रेस को ये रोल मिल गया। वरना उसकी क्या औकात है? इस लायक है वो? शक्ल देखी आपने उसकी? उसके प्यार के चक्कर में मेरी स्क्रिप्ट कुर्बान हो गई। उसकी स्क्रिप्ट पूरी की पूरी कुर्बान हो गई। उसका रोल बढ़ता रहा, मेरी स्क्रिप्ट करती रही। ललित जी शादीशुदा थे। आपकी खातिर वो अपनी बीवी को तलाक दे नहीं सकते थे। उनके बर्ताव में बदलाव भी आ गया था, यहां तक कि वो सबके सामने आपकी बेइज्जती भी करने लगे थे। और शायद इन सब चीजों से तंग आकर आपने सोचा होगा कि ये एक ही बार में खत्म कर दो। झूठ है ये सब, बकवास है ये सब। मैं और ललित सिर्फ दोस्त थे, जस्ट गुड फ्रेंड्स। और ये रोल मुझे मेरे टैलेंट की वजह से मिला था, किसी और वजह से नहीं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। थैंक यू। नहीं एसीपी साहब, नहीं। इन तीनों चीजों में, ये बिस्किट, चाय, ऑरेंज जूस, इन तीनों में से किसी में भी वेलकॉक्सिंग नहीं निकली। मगर डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था कि जहर मरने से 5 मिनट पहले दिया गया है और वेलकॉक्सिन बहुत जल्दी असर करती है। हाँ कहा था एसीपी साहब, लेकिन इन तीनों चीजों में वेलकॉक्सिंग नहीं है। पर सर आखिर के 5 मिनटों में उन्होंने और कुछ लिया भी तो नहीं, और ये बात वीडियो टेप में एकदम साफ है। हाँ, किसी न किसी ने कैसे भी करके उसे जहर दिया जरूर है, और वो भी आखिरी के 5 मिनट में। Are you sure, डॉक्टर? जहर इंजेक्शन या कोई और तरीके से नहीं दिया गया, सिर्फ खिलाया गया है। जहर पेट में मिला है, इसका मतलब साफ है एसीपी साहब कि जहर मुंह के रास्ते ही अंदर गया है। मेरे पास काफी समय से एक वेलकॉक्सिन का डब्बा रखा था। आजकल मैं उसको प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, यही कि होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चला गया। पर अब नहीं है। हाँ, ओह माय गॉड।
आप मतलब ललित को मारने का काम इसी से हुआ है? डॉक्टर शाह, क्या आप बता सकते हैं कि ललित को जानने वालों में से यहाँ कौन कौन आता जाता था? भाई ललित तो मेरा पेशेंट था, इसीलिए अक्सर आया जाया करता था, और उसकी बीवी अलका भी साथ में आया करती थी, और उसका असिस्टेंट है ना मधु, वो भी कभी कभी आता था। और कोई, जैसे पिया? पिया? नहीं, ललित के साथ पिया कभी नहीं आई। लेकिन 15 दिन पहले ललित ने पिया को मेरे पास भेजा था। उसे कुछ थोड़ा सा बुखार हो गया था, और ललित को डर था कहीं इसकी वजह से उसकी शूटिंग ना कैंसिल करनी पड़ जाए। और हाँ, करीब 2 महीने पहले वो राइटर आकाश मेरे पास आया था। वो क्यों आया था यार? वो कुछ दवाइयों के बारे में पूछ रहा था। वो स्क्रिप्ट लिख रहा था ना जहर के बारे में। वो बीमार उमार तो नहीं था? हो सकता है वेलकॉक्सिन वही यहां से चुरा के ले गया हो, या फिर पिया, या अलका, या मधु, या फिर ललित खुद। कोई भी ये काम कर सकता था। सर, चूंकि मैं आखिरी के 5 मिनटों की कैसेट बार बार देख रहा था, तो शायद मैंने पहले नहीं देखा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। सर, ये देखिए, ललित के मरने के 15 मिनट पहले का ही। जैसे हम सभी जानते हैं कि ललित जी बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें बहुत सारी हिट फिल्म्स दी हैं। आज उनका इंटरव्यू लेंगे हम, और फिल्म की हीरोइन है पिया जी। उनके साथ भी अगर वक्त मिला तो ज़रूर बातचीत करेंगे, और आपको बताएंगे कि वो इस फिल्म के बारे में क्या कहती है। सर, मरने के करीब 15 मिनट पहले उसने कुछ गोलियां खाई थी। रिवाइंड करके स्लो मोशन में प्ले करो। उनके साथ भी अगर वक्त मिला तो ज़रूर बातचीत करेंगे, और आपको बताएंगे कि तो ललित को हाइपरटेंशन था, उसका ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैंने कुछ गोलियां दी थी, शायद वही होंगी। क्या वो हर रोज ये गोलियां खाता था? हाँ, कुछ टैबलेट्स, कुछ कैप्सूल थे। कुछ तो दिन में 3 बार लेनी पड़ती थी, जैसे कि नाश्ते से पहले, खाना खाने से पहले, और रात को खाना खाने से पहले। लेकिन ललित अपनी दवाई कभी भी मिस नहीं करता। जब वो शूटिंग पर जाया करता था तो अपनी दवाइयों का कोटा एक छोटे से डिब्बे में भर के साथ ले जाया करता था। ललित की वो बैग हमारे पास है। हो सकता है वो रात की गोलियां भी उसी में होगी। कपड़े, ये फाइल, इसमें देखें क्या है। ये होना चाहिए उसकी दवाई का डब्बा। सवेरे की और दोपहर की दवाइयां तो उसने ले ली थी, ये हैं उसकी रात की दवाइयां। एसीपी साहब, ये कैप्सूल काम का है, इसी से कुछ पता चला। आप तो बता रहे थे कि वेलकॉक्सिन 5 मिनट में जान ले लेती है, मगर उसने तो ये गोलियां मरने के 15 मिनट पहले खाई थी। देखिए, वैसे तो वेलकॉक्सिन 5 मिनट में ही अपना असर दिखा देती है, अगर उसे सीधा सीधा खाया जाए तो। लेकिन उसे अगर कैप्सूल में खाया जाए तो असर दिखाने में थोड़ा समय तो लगेगा। क्या मतलब? देखिए, ये गोलियां देखिए, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन ये कैप्सूल, इसे खोला जा सकता है। फिर वो मैं आपको बताता हूं, पहले इन सबूत को डब्बे में डाल दें। आइए, ये देखिए, ये कैप्सूल। अब मैं इसको खोलता हूं। अब मान लीजिए ये जहर है,
के इसमें डाल देता हूं और इसे वापस बंद कर देता हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने जहर खाया है दवाई। ठीक है, फिर भी डॉक्टर साहब इस केस में जहर ने 5 मिनट के बजाय 15 मिनट कैसे लगा दिए? देखिए एसीपी साहब, कैप्सूल को पेट में जाने के बाद घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, इस बीकर में एक ऐसा सॉल्यूशन है जो उन एसिड जैसा है जो हमारे पेट में होते हैं, जैसे कि 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। अब मैं इस कैप्सूल को इस सॉल्यूशन में देखिए घुलने लगा। इस कैप्सूल को घुलने में 5 मिनट लगेंगे और वेलकॉक्सिन को अपना असर दिखाने में 5 मिनट लगेंगे। इसका मतलब ललित ने जहरीला कैप्सूल अपनी मौत से लगभग 10 मिनट पहले खाया। 5 मिनट कैप्सूल घुलने के और 5 मिनट जहर को अपना असर दिखाने। लेकिन सर ललित ने कैप्सूल 1:45 बजे खाया, तो उसकी मौत 10 मिनट बाद हो जानी चाहिए, यानी कि 1:55 पर। लेकिन उसकी मौत इसके भी 5 मिनट बाद हुई, यानी 2 बजे। क्यों? एसीपी साहब, ललित ने 1 कैप्सूल नहीं खाया, उसने 2 कैप्सूल खाए। 2 कैप्सूल? जी हाँ, मैं बताता हूं। ये एक छोटा कैप्सूल है। कातिल ने इस कैप्सूल में जहर भरा होगा और फिर उसे इस बड़े वाले कैप्सूल में बंद कर दिया होगा। अब 5 मिनट लगे होंगे इस बड़े कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे इस अंदर के छोटे कैप्सूल को घुलने में और 5 मिनट लगे होंगे जहर को अपना असर दिखाने। हो गए 15 मिनट? हो गए 15 मिनट। अगर खून ऐसे ही हुआ है तो सवाल ये है कि ललित के कैप्सूल में जहर डाला किसने? मैडम, वो बैंगलोर से एप्सम इंडस्ट्रीज का फोन आया था। वो अपने ऑर्डर अपडेट करना चाहते हैं। वो फॉर्मेल्डिहाइड 600 की जगह 750 गैलन चाहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 150 की जगह 280 गैलन। और ये सारे ऑर्डर उन्हें मंडे से पहले चाहिए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, जरा फैक्ट्री में जाके चेक कर लो कि उनका ऑर्डर मंडे तक तैयार होता है कि नहीं। अब जरा उनसे बात करो, मैं भी आई। जरा वो एसीपी साहब, आप यहाँ? जी, हमने सोचा आप घर पर होंगी इसलिए घर पर फोन किया, तो किसी लेडी ने बताया कि आपने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया है। जी, और मैं क्या करती, ऑफिस में रहूंगी तो थोड़ा बिजी रहूंगी। ललित की तरफ से थोड़ा ध्यान तो हटेगा। हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके पति की मौत वेलकॉक्सिन नाम के जहर खाने से हुई है। क्या ललित की किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी? एसीपी साहब, ललित बहुत ही मतलबी इंसान था। उससे सब नफरत ही किया करते थे। और सच तो ये है कि उसने आत्महत्या ही की है। जी हाँ, ललित और उस फिल्म की हीरोइन पिया, उनके अफेयर के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी। पिया को लेकर अक्सर हमारे घर में रोज झगड़े होने लगे और मैंने ठान ली कि अब मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊंगी। ललित ने सोचा भी नहीं था कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि उसके कई अफेयर्स के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था और टाल दिया। अब वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कस्में खाने लगा और कहने लगा अगर मैं घर छोड़ के चली गई तो अपनी जान दे देगा। मतलब आप ये मानती हैं कि आपका झगड़ा हुआ इसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली? और क्या हो सकता है एसीपी साहब, अगर मैं घर छोड़ के चली जाती तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। अच्छा अलका जी, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ एक्चुअली करती क्या है? एसीपी साहब, ये हमारी ही फैक्ट्री है। हम यहाँ केमिकल्स बनाते हैं और मैं यहाँ ऑपरेशंस देखती हूँ। अच्छा, कैसे केमिकल्स? जी, फॉर्मल्डिहाइड और एसिड्स वगैरह। कहीं आप ये तो नहीं सोचे कि हम वेलकॉक्सिन बनाते हैं? जी नहीं, वो एक मेडिकल ड्रग है, वो हम लोग नहीं बनाते। आप मुझ पर तो नहीं शक कर रहे ना? जी नहीं, आप पर शक कैसा? आप तो वहां थी नहीं जहाँ खून हुआ। जिसने जहर दिया वो उनमें से ही एक है जो वहां मौजूद थे। पर अब भी मैं आपसे यही कह रही हूँ एसीपी साहब कि ललित ने आत्महत्या ही की है। आप मेरा विश्वास कीजिए। देखते हैं।
वैल्कॉक्सिन आया कहां से? देखो, वीडियो टेप से साफ पता चलता है कि तुमने ही ललित को वो दवाई दी थी। बड़े आराम से तुमने वो सही कैप्सूल्स की जगह वो जहर वाली कैप्सूल उसे दे दिया। अब तुमने ये क्यों किया, क्या मालूम? ये बिल्कुल झूठ है सर। मैं मानता हूं उस रोज ललित जी को दवाई मैंने ही दी थी, लेकिन उनका बैग मेकअप रूम में था। उस वक्त तो कोई भी वो गड़बड़ी कर सकता था। मैंने कुछ नहीं किया। और ये राइटर साहब, ये तो सारा टाइम उधर ही बैठे थे। ये क्या बात हुई? मैं तो जानता भी नहीं वो दवाई खाते थे। और पिया जी, ये भी तो एक दो बार वहां आई गई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों करने लगी ये सब? मैंने तो उनके बैग को हाथ तक नहीं लगाया। ये काम तो पहले भी किया जा सकता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आपके पति दिन में 3 बार दवाइयां लेते थे और ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम थी। हो सकता है आप ही ने उनकी दवाई बदल दी हो, और आप पे कोई शक भी नहीं करेगा, क्योंकि शूटिंग के टाइम तो आप वहां होंगी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने ललित की दवाइयों को हाथ तक नहीं लगाया, और वैसे भी उस दिन तो मैं अपना बैग पैक करने में बिजी थी। घर छोड़ के जा रही थी मैं। एक मिनट सर, क्या जहर इस तरह के कैप्सूल में दिया गया था? हाँ, क्यों? सर मुझे अच्छी तरह से याद है, ललित जी एक लाल और एक सफेद गोली दिन में 3 बार लेते थे, लेकिन ये कैप्सूल वो सिर्फ सुबह और रात को ही लिया करते थे। और उस दिन दोपहर को उन्होंने सिर्फ एक लाल और एक सफेद गोली ली थी, बस। हाँ, ये ठीक कह रहा है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा इस बात का। ललित को इस कैप्सूल को सिर्फ सुबह और रात को ही लेना था, दिन में तो बिल्कुल नहीं। अलका जी, आप बताएंगे कि आपके पति का दवाई का डब्बा रोज कौन तैयार करता था? जी, हमारे यहाँ एक नौकर है जिसका नाम है उदय। वही रोज सुबह ललित की दवाइयों के डब्बे में से दवाइयां रखा करता था। देखिए, इससे मैं अकेले में कुछ पूछना चाहता हूँ। जी मुझे कुछ पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सोच के बताना। जिस दिन तुम्हारे साहब मरे थे, उस दिन उनके दवाई के डब्बे में दवाई तुमने रखी थी? हाँ सर, बहुत अच्छे आदमी थे। अच्छा, क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन कौन कौन सी दवाई रखी थी उसमें? सोच के बताओ उस दिन सुबह क्या हुआ था? उस रोज हमेशा की तरह साहब और मेम साहब का झगड़ा हो रहा था, और मेम साहब अपना बैग पैक। देखो, तुम ये जो भी कर रही हो ये ठीक नहीं है। तुम इस तरह से घर छोड़ के नहीं जा सकती हो अलका। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर तुम घर छोड़ के चली गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा अलका, मैं अपनी जान दे दूंगा। रोज रोज तुम मुझे यही धमकी देते हो। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, और ये नाटक बंद करो। कब से वो नौकर लेके जा रहा है? यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, मैं आपकी दवाइयां निकाल रहा था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू मुझे सुबह सुबह दवाइयाँ खिला दिया कर। अगर ये दवाई पहले ले लेता तो ये सब नहीं होता। तूने डिब्बे में मेरी दोपहर की और रात की दवाई रखी? हाँ साहब। 2 सफेद, 2 लाल और 1 कैप्सूल। इन्हें बैग में रखते हैं। जाइए, बैग गाड़ी में रखते हैं। सर, मधु ने ठीक ही कहा था। ललित के नौकर उदय ने सुबह डब्बे में 2 सफेद गोलियां, 2 लाल और 1 कैप्सूल डाला था। 1:45 बजे ललित ने 1 सफेद गोली और 1 लाल गोली खा ली, और बाकी की वो 2 गोलियां और कैप्सूल तो डब्बे में ही है। जानता हूं, ये फोटो मैंने वीडियो टेप से ही खिंचवाई थी। इसमें साफ साफ दिखता है कि हाथ में 2 गोलियां हैं, 1 लाल और 1 सफेद। मतलब उसने कैप्सूल खाया ही नहीं था। उसने कैप्सूल सुबह 8:30 बजे खाया, मतलब मरने से करीब 5 घंटे पहले। तो फिर जहर दिया कैसे गया? सर, ये भी तो हो सकता है कि ललित ने खुद ही वो जहर वाली कैप्सूल चुपके से अलग से जाकर खा ली हो। शायद वो आत्महत्या करना चाहता हो। पर उसने ऐसा किया कब होगा? आखिर के 15 मिनट तो वो
लगातार कैमरे के सामने ही था। चलो वीडियो टेप एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। ललित जी, वैसे आपके फिल्म के नाम से तो लगता है कि ये मर्डर मिस्ट्री है। वैसे स्टोरी क्या है, आप बताएंगे हमें? जी हाँ जरूर, क्यों नहीं। देखिए बेसिकली एक सस्पेंस ड्रामा है। जैसे वो 70s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। ये क्या हुआ? वो रिवाइंड करो और प्ले करो, वॉल्यूम भी बढ़ाओ। 20s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। तो मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता रहा था। सर यहाँ पर ललित ने कैमरा ऑफ करवाया। थोड़ी देर के बाद कैमरा फिर चलने लगा और ललित इंटरव्यू देने लगा। आप अभी शूटिंग देख रही हैं। क्या हुआ? उसने कैमरा क्यों बंद करवाया? टीवी जर्नलिस्ट प्रीति से ही मालूम पड़ेगा। चलो उनके एडिटिंग स्टूडियो पर चलते हैं। क्या इंटरव्यू के दौरान टेप में झक है? जी हाँ। ठहरिए, मैं मास्टर टेप चेक करती हूँ। जहाँ वैसे स्टोरी क्या है, आप बताएंगे हमें? जी हाँ जरूर। शायद इसने बीच में रोक दिया हो तो। ओह यस, ओह यस। उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में बता। ओह यस, यस। वाकई मुझे पहले याद ही नहीं रहा, लेकिन जर्क है यहाँ पर। ललित जी ने हमें 1 सेकंड के लिए कैमरा रोकने के लिए कहा था। तुमने कैमरा रोक दिया, मुझे पता ही नहीं पड़ा। मैंने सोचा क्यों इधर उधर कैमरा घुमाऊं, थोड़ा देर इंतजार ही कर लेता हूँ। क्या हुआ था? क्यों रुकवाया था कैमरा उन्होंने? कुछ याद है आपको? वो सामने बैठे थे, मैंने उनसे फिल्म के बारे में पूछना शुरू किया। देखिए बेसिकली एक सस्पेंस ड्रामा है। जैसे वो 70s में फिल्म्स बनती थी ना, वो विजयानंद साहब ने जो बनाई थी तीसरी मंजिल, उस टाइप की है ये। और हम अरे से एक मिनट जरा कैमरा ऑफ कराएंगे। उधर शिफ्ट करो प्रीति जी, मैं अभी आ जा रहा हूं। उन्होंने हमें कैमरा ऑफ करने के लिए कहा और उठकर चले गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो मैं भी उठ के इधर उधर घूमने लगी। पिया अपने डायलॉग याद कर रही थी। इतने में स्पॉट बॉय रामू वहां आकर असिस्टेंट डायरेक्टर से राइटर के बारे में कुछ बात करने लगा। आपको मिले बिना जाएगा ही नहीं। अरे बैठने दे यार, उन दोनों का कोई पुराना टेंशन चल रहा है। और इतने में ललित जी वापस आ गए और इंटरव्यू फिर शुरू हो गया। तो मैं आपको अपनी फिल्म के बारे में। वो कितनी देर बाद वापस आए थे? ज्यादा नहीं, यही कोई 2-3 मिनट के बाद। जब वो वापस आए तो क्या कुछ परेशान लग रहे थे? वैसे तो पूरा दिन ही वो उखड़े उखड़े से लग रहे थे। अच्छा सर, शायद ये हो सकता है ललित के पास दूसरा कैप्सूल होगा। वो परेशान तो था ही, बस इंटरव्यू के बीच उठकर चला गया और बाथरूम में जाकर जहर वाला कैप्सूल खा के वापस आ गया। और कौन हो सकता है? प्रीति जी तो कह रही है कि वो अकेला ही बाहर गया था और बाकी के सब लोग कमरे में ही थे। लगता है उसकी पत्नी ठीक ही कह रही है, उसकी हत्या नहीं हुई, उसने आत्महत्या ही की है। नहीं दया नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं। कातिल ने अपना काम बड़ी चालाकी से किया है, मगर कैसे? गुड इवनिंग डॉक्टर शाह। हाँ, गुड इवनिंग डॉक्टर सारुण के। कहिए कैसे आना हुआ? बस मैंने सोचा कि ललित के मर्डर के सिलसिले में क्यों ना एक बार आपसे फिर मिल ही लूं। जी? आखिर वेलकॉक्सिन का डब्बा तो आपके यहाँ से गायब हुआ है। हाँ, बड़ी अजीब सी बात हुई है। जी हाँ, वाकई अजीब बात है। जितने भी लोगों पर शक किया जा रहा है वो सब आपको जानते हैं या फिर आपसे मिलते रहे।
मुझे तो ऐसा लगने लगा है डॉक्टर साहब के इस खून के पीछे एक नहीं कई दिमाग लगे हैं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वेलकॉक्सिन का डब्बा एक ने नहीं 2-3 लोगों ने मिल करके गायब किया? वैसे वेलकॉक्सिन कहीं से भी मिल सकती है, am I right? और फिर वो आत्महत्या वाली बात भी सही हो सकती है। हाँ सही तो हो सकती है, लेकिन एसीपी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं। क्या देख रहे हैं? वो बैंकॉक में हो रहे हैं ना वो एशियन गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी। आप देखिए डॉक्टर साहब, आतिशबाजी कितनी एडवांस हो गई है। कई कई बम छूटने के बहुत देर बाद आसमान में जाकर फटते हैं। डॉक्टर साहब, आप लोगों को खामोश हो गए। मेरा काम हो गया डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी आपको टेलीफोन आएगा एसीपी साहब का। क्या हुआ एसीपी साहब? मुझे अर्जेंटली पहुंचने के लिए बोला गया। हाँ, हमें भी फोन करके यही बोला गया है, पर बात क्या है? आप लोग तो कुछ बता ही नहीं रहे। हाँ, कुछ बताइए तो सही। आपको क्या कोई नई बात पता चली है? मैंने सोचा कि 2 हफ्ते बीत गए हैं, आप लोगों ने आत्महत्या समझकर इस केस को बंद कर दिया होगा। जी नहीं, यह आत्महत्या नहीं, ये खून है। आप लोग ऐसा कीजिए, आप सब हमारे साथ चलिए। हमारे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साळुंखे, वो आप लोगों को बताएंगे कि खून हुआ कैसे। रिपोर्ट से पता चला कि ललित के पेट में वेलकॉक्सिन था। यह एक ऐसा जहर होता है जिससे आदमी की मौत 5 मिनट के अंदर हो जाती है, लेकिन ललित के चाय, स्नैक्स या जूस में ऐसा कोई जहर नहीं पाया। नेक्स्ट हमें यह पता चला कि अगर इस जहर को किसी कैप्सूल में दिया जाए तो कम से कम 15 मिनट लगेंगे इसको असर करने में, लेकिन उस दोपहर को ललित ने कोई कैप्सूल लिया ही नहीं। उसके नौकर उदय ने बताया कि सुबह 8:30 बजे ललित ने अपना हर रोज का कैप्सूल लिया था, मगर उसकी मौत उस दिन दोपहर को 2 बजे हुई, करीब 5 घंटे बाद। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली। तो फिर देखिए, या तो ललित के पास कोई जहर से भरा हुआ कैप्सूल रहा होगा और जब वो बाथरूम में गया उसने कैप्सूल खा लिया और मर गया। मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर उसे मरना ही होता तो कैप्सूल खा के वो वापस ही नहीं आता, इंटरव्यू नहीं देता, शूटिंग ही नहीं करता, कहीं और चला जाता। हाँ, हम 15 मिनट किए जा रहे थे, वहीं फंसे हुए थे। लेकिन तभी अचानक मुझे एक ऐसे तरीके का पता चला जिससे पेट में कैप्सूल आहिस्ता आहिस्ता गलाया जा सकता है। इसे एंट्रिक कोटिंग कहते हैं। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? इससे कैप्सूल एकदम से गलना नहीं शुरू होता। इसका एक खास तरीका है, देखिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप एक नॉर्मल कैप्सूल को 1% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में डुबो दें और फिर बाद में इसे 2 हफ्ते तक के लिए सूखने के लिए रख दें, तो होगा ये कि उस पर एक परत सी जम जाएगी, एक कोटिंग, जो पेट के अंदर कैप्सूल को कम से कम 5-6 घंटों तक गलने नहीं देगी। देखिए मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। देखिए, ये जो 2 बीकर हैं, इसमें वो एसिड हैं जो हमारे पेट में पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। अब इनमें से एक बीकर में मैं ये कैप्सूल डालूंगा जिस पर कोई कोटिंग नहीं की हुई, और अब इस दूसरे बीकर में मैं ये कैप्सूल डालूंगा जिस पर हमने पहले से ही एंट्रिक कोटिंग की हुई। देखिए, जिस कैप्सूल पर कोई कोटिंग नहीं था वो अभी से खुलने लगा, और जिस कैप्सूल पर पहले से कोटिंग किया गया था उस पर कोई असर नहीं। और ये कम से कम 5-6 घंटों में खुल जाएगा। और ऐसे ही ललित को मारा गया है। उसे वेलकॉक्सिन ऐसे ही एक कैप्सूल में सुबह 8:30 बजे दिया गया था, और जैसे ही वो कैप्सूल पेट में खुल गया, वहां वो शूटिंग में मर गया। उसे नहीं मालूम था कि उसके पेट में एक टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा था। और वो टाइम बॉम्ब रखा था आपने। आपने। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है, वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, उसका पूरा फायदा उठाया आपने। ललित ने जो कैप्सूल सुबह 8:30 बजे लिया था, उस कैप्सूल पर एंटरिक कोटिंग आपने की थी।
आपने ही ललित को मारा है, क्योंकि आपको ललित और पिया के संबंध के बारे में पता चल गया था। आपने सारा का सारा मामला एक बार में ही खत्म कर दिया। मैंने ही ललित को जहर दिया था। उस दिन सुबह जब नौकर उदय ने ललित की सुबह की दवाइयां रखी तो मैंने चुपचाप जाके उसमें से एक कैप्सूल बदल दिया, क्योंकि मैं तंग आ गई थी उससे और उसकी करतूतों से। मैंने ही उसे जहर दिया, मार डाला मैंने उसे। अरे आप, मैंने तो सोचा आप सो रही होंगी। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता बना रही थी। नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ, ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके किराए के पैसे मैंने टेबल पे रख दिए हैं। वो तो ठीक है, किराया कहाँ भागा जा रहा है? और रात के खाने का क्या? हाँ नहीं नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे आते आते 3-4 बज जाएंगे, खाना मैं भारी खा लूंगा। ये पुलिस की नौकरी भी बस, ना आने का टाइम ना जाने का। अरे देखो, मैं भूल ही गई मैं यहाँ आई किस लिए थी। बेटा एक काम करोगे? हाँ बोलिए। ये लेटर पोस्ट कर दोगे? हाँ हाँ जरूर। बेटे को लिखा है, अशोक को। कब आ रहा है वापस इंडिया? अभी तो नहीं, अगले साल आएगा। दुबई में नौकरी क्या लग गई, माँ को ही भूल गया। वो रामरेड्डी मर्डर केस का क्या हुआ? सर, डॉक्टर सावंत ने कहा कि कल सुबह तक रिपोर्ट भिजवा देंगे और ने ये भी कहा है कि सर, इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, स्टेटमेंट पे साइन भी कर दिया। सर सब बता दिया? हाँ साहब। कोर्ट में बोलेगा? जी सर, सब बोलेगा। राघव सर, इसे ले जाओ, कल कोर्ट में पेश करना है। साहब कल छूट जाएगा ना साहब? हाँ देख। एक तरह से अच्छा ही हुआ सर, सर ने मुझे जाने को कहा। लगता है आज बड़ी जोर से नींद आने वाली है। हम लोगों के ऑफिस टाइम का भरोसा ही नहीं था। कभी रात को 1 बजे तो कभी 2 बजे तो कभी 4 बजे तो कभी सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे घर पहुंचते हैं, घर वाले तो तंग आ गए हमसे। मुझे तो जाके अपने मकान मालकिन को रात को जगाना पड़ता है सर। अच्छा? हाँ, पता नहीं अभी तक मुझे घर से निकाला क्यों नहीं उसने। एकदम अपने बेटे की तरह मानती है मुझे वो। अच्छा? अभी खाना रखा होगा मेरे लिए उसने। अब अपना खुद का घर कब ले रहा है? पता नहीं सर कब होगा। सर हाँ, आगे से लेफ्ट लीजिए, यहीं से शॉर्टकट है मेरे घर के लिए। सर बस बस यहीं कुछ। क्या हुआ? सर मैं यहीं से चला जाऊंगा सर। अरे क्यों? मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। नहीं सर, यहाँ से शॉर्टकट है, 10 मिनट का रास्ता है, इंडस्ट्रियल एस्टेट के बीच से मैं चला जाऊंगा सर। श्योर? यस सर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय सर। आजा आनंद, जल्दी जल्दी। क्या रहा है? क्या गया ऑफिसर?
दया, जैसे तुमने मुझे फोन किया मैं फौरन आ गया। लो, सर भी आ गए। क्या हुआ था? सर आपने मुझे वहाँ छोड़ा, उसके बाद इस तरफ आ रहा था तो दो आदमी यहाँ से चोरी करके भागे। सर जैसे ही मैसेज मिला मैं फौरन निकल पड़ा। क्या हुआ? सर मैं यहाँ से आ रहा था कि दो आदमी इस गोदाम से बाहर निकले चोरी करके। सर उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी और वो सामान उस पर रख रहे थे। मैंने चिल्लाया और उनको रुकने को कहा। उनमें से एक आदमी ने मुझ पर फायर किया सर। मैंने भी एक गोली चलाई पर वो लोग बच निकले सर। दया, सर तुम्हारी गोली किसी को तो लगी है। सर ये देखिए। सर मैंने निशाना तो उस आदमी के पैर पे लगाया था जिसने मुझ पर गोली चलाई, पर उसका साथी वो बीच में आ गया और शायद गोली उसके कमर पे लगी और वो लोग गाड़ी में बैठ के भाग गए सर। किस तरफ? सर इस तरफ। मैं काफी दूर तक उनके पीछे भागा तो वो लोग बच निकले सर। अच्छा दया, सर यहाँ कोई चौकीदार नहीं है? सर शायद नहीं है। कैसे मालूम? सर 6 महीने पहले इस एस्टेट में आग लगी थी, उसके बाद ये एस्टेट ऐसे ही पड़ा। यहाँ से एक रास्ता है जो मेरे घर के लिए शॉर्टकट है सर। मैं वैसे आता जाता रहता हूँ। ये गोदाम सूर्य एंड पार्टनर्स का है। सुधाकर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की कंपनी है सर। गोदाम में अभी भी सामान पड़ा है। सर ये टेप रिकॉर्डर तो पुराना है। सूरी साहब ने फोन पे बताया था कि उन्होंने एक एक्सचेंज स्कीम शुरू की थी सर। पुराने म्यूजिक सिस्टम के बदले नए देते थे। वो पुराने म्यूजिक सिस्टम सब यहीं पड़े। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ सर, MH03T4432। MH03T4432। हाँ कुछ पता चला? अच्छा इन चोरों डाकुओं में से कोई मिला? सर अभी तक तो एक भी फोटो मैच नहीं। और सर अंधेरे में इतनी दूर से मुझे उनकी शक्लें कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दी सर। सर आरटीओ से देशमुख का फोन था, कह रहा था कि MH03T4432 इस नंबर की कोई गाड़ी है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि चोरों ने नकली नंबर प्लेट लगाई होगी। फ्रेडरिक, तुम डॉक्टरों से मिलो, क्लिनिक्स में जाके इंक्वायरी करो। वो आदमी कहीं न कहीं तो गया होगा गोली निकलवाने के लिए। सर ये रहा सर, यही है वो आदमी जिसने मुझ पर गोली चलाई। अरविंद कुमार, 92 से 94 तक जेल, गोदाम का ताला तोड़ा, चोरी, 97 में फिर से चोरी पर सजा नहीं हुई। पता 15 कमल नगर, बाशिद रोड। T4432। यस। T4432 वो लोग अंदर है, तुम लोग पीछे से जाओ, संभाल के, उनके पास गन है। हाथ ऊपर करो। यू आर अंडर अरेस्ट। सर ये तो मर चुका है। एम्बुलेंस बुलाओ, बॉडी को शिफ्ट कराओ। हम तुम्हें चोरी के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। और कौन है ये? कौन लगता है तुम्हारा? मेरा भाई है साहब, मेरा छोटा भाई। इस आदमी ने इसको मार डाला साहब। मैं क्या करता? तुमने पहले मेरे पे गोली चलाई। मैंने गोली चलाई? हाँ। मैंने कैसे गोली चलाई साहब? देखिए साहब, आप तो बड़े ऑफिसर हैं, आप मेरी बात सुनिए साहब। इस आदमी ने मेरे भाई को मार डाला साहब, इसलिए पहले इसको पकड़िए साहब। देखो, गोली तुमने पहले चलाई थी। मैं कैसे गोली चला सकता हूँ साहब? मेरे पास तो बंदूक ही नहीं थी।
देखो, तुम शुरू से बताओ क्या हुआ था। देखिए साहब, मैं मानता हूं कि मैं चोरी करने गया था। मैं अपने भाई को भी साथ में लेके गया था। मैंने सोचा वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो चौकीदार भी नहीं था। जैसे मैंने इस ऑफिसर को देखा तो हम दोनों घबरा गए साहब। हम तो आत्मसमर्पण करने ही वाले थे कि इसने हमारे पे गोली चला दी और मेरा भाई मर गया। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है सर ये आदमी। तुम्हारे पास बंदूक थी और तुम्ही ने पहले मुझ पर गोली चलाई। ठीक है, सब लोग घर में ढूंढो, बंदूक को ढूंढो, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। तुम बाहर जाके चेक करो। सिर्फ कार में चेक करता हूँ। चाबी, गाड़ी की चाबी। सर, हाँ फ्रेडरिक, अंदर बंदूक नहीं मिली। यहाँ भी नहीं है सर। सर, गाड़ी भी चेक की, लेकिन गाड़ी भी नहीं मिली। नहीं। ये कैसे हो सकता है सर? सर, इसने पहले मुझ पर गोली चलाई थी, तभी तो मैंने इस पर गोली चलाई सर। कहाँ है बंदूक? बंदूक होगी तो मिलेगी ना। देखिए साहब, इस आदमी ने मेरे भाई को मारा है। मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चिल्ला चिल्ला के सबको कहूंगा। एक सीआईडी ऑफिसर ने एक निर्दोष निहत्थे आदमी को मारा। मैं चुप नहीं रहूंगा, बिल्कुल नहीं रहूंगा। क्या ये सच है कि आपके किसी ऑफिसर ने एक निहत्थे आदमी पर वार करके उसे जान से मार डाला, जबकि वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार था? ये तो सरासर जुल्म है एसीपी साहब। हाँ, आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे या नहीं? देखिए, हम जांच कर रहे हैं और उससे पहले कोई फैसला नहीं कर सकते। और जिस ऑफिसर के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो हमारा बहुत ही काबिल ऑफिसर है। वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो गोली चलाने पर मजबूर हो गया होगा, वरना वो क्यों गोली चलाएगा? उस आदमी के पास हथियार तो था ही नहीं, फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता था? अगर वो सीआईडी ऑफिसर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी की जान ले ले। कैसे हो सकता है? दया, तुमने वो गन देखी थी ना? नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। शायद तुमसे गलती हुई है। तुम 2-3 रातों से सोए नहीं थे। मगर सर, मैं इतनी बड़ी गलती करूंगा? मैंने उसके हाथ में बंदूक देखी थी सर, और उसने उसी से मुझ पर गोली चलाई थी। तो वहां वो गोली के शेल भी तो नहीं मिले? एम्प्टी? उसके हाथ में रिवॉल्वर था सर, कोई तमंचा या पिस्तल नहीं। शायद तुम सच कह रहे हो। मैं सच ही कह रहा हूं सर। लेकिन सर, कुछ भी हो, हमें अरविंद के इल्जाम का जवाब देना ही होगा। मुझे एक बात बताओ, तुमने अरविंद के हाथ का पैराफिन टेस्ट करवाया? जी हाँ सर। अगर अरविंद ने बंदूक चलाई होती तो उसके हाथों में गन पाउडर मिलता, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं उसके हाथों से, और ना ही उसके पास कोई बंदूक मिली। यह भी तो हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहने हो और उसने गन के साथ साथ ग्लव्स भी गायब कर दिए। लेकिन वो गन जा कहां सकती है? सर, एक मिनट, यहाँ आइए। सर, ये देखिए, मैं काफी देर से इस मैप को पढ़ रहा हूँ। सर, ये है मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर, और ये है अरविंद का घर, जहां से हमने उसे गिरफ्तार किया। इन दोनों के बीच का फासला है 3 किलोमीटर। चलिए देखिए, यह है रास्ता। ये रास्ता खाड़ी के साथ साथ चलता है। यह खाड़ी है सर। तुम्हारा मतलब है उसने बंदूक खाड़ी में फेंक दी? हो सकता है सर, हम खाड़ी को ही छान मारते हैं। वहां पे छोड़ा? वाह। हाँ सर। वीरेन, हम फिर से वही करके देखते हैं जो उस रात हुआ था। ठीक है सर।
अब ठीक से बताओ, उस रात तुमने उन दोनों को कहां देखा था? सर जैसे मैंने आपको बताया सर, मैं वहां से आ रहा था। मैंने देखा ये शटर आधा खुला हुआ था। ये शटर आधा खुला हुआ था? हाँ सर। शटर आधा खुला हुआ था, अच्छा। फिर यहां से दो आदमी बाहर निकले। दो आदमी? उनके हाथ में क्रेट से सर। दोनों के हाथों में? हाँ। फिर क्या हुआ? वो लोग क्रेट लेके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे सर। गाड़ी कहां थी? सर यहाँ पर सर। यहाँ पर? हाँ, गाड़ी यहीं पर खड़ी थी। हाँ। दरवाजे खुले हुए थे, डिक्की भी खुली थी, और वो लोग सामान अंदर रख रहे थे। सामान अंदर रख रहे थे, डिक्की खुली हुई थी, दरवाजे खुले थे, और तुम उस वक्त कहां थे? मैं सर वहां पर था सर। वहां पर? एक सर यहाँ पर था सर। वहां पर? हाँ सर, बिल्कुल यहीं पर। तुम्हें ठीक से याद है? हाँ सर। वो दोनों कहां थे? सर वो उसका छोटा भाई आगे था सर, और अरविंद पीछे की तरफ था। अब मान लो मैं अरविंद हूं। अरविंद कहां था? नहीं सर, थोड़े इस तरफ। अच्छा। और थोड़ा, हाँ ये? हाँ सर, डिक्की के पास। ठीक है। फिर क्या हुआ? सर मैं जैसे ही चिल्लाया, उन दोनों ने वो क्रेट नीचे डाल दिए सर। ऐसे? हाँ सर, ऐसे। फिर सर अरविंद ने रिवॉल्वर निकाला सर। उसने रिवॉल्वर निकाला? ऐसे? हाँ सर। फिर उसने मुझ पे फायर किया सर। फिर क्या हुआ? सर जैसे उसने गोली चलाई, मैं इस तरफ झुक गया, और गोली मेरे कान के पास से चली गई सर। कान के पास से? हाँ सर। किस कान के पास से? सर इस तरफ से। दाएं कान के पास से? हाँ सर। और तुम इसी तरह झुके रहे? हाँ सर। गोली यहां से गई, इसका मतलब है गोली यहां से निकलकर कान के पास से होकर उस दीवार में जाकर लगी। यही लगी, वहां से निकलकर कान के पास से होकर गोली यहीं लगी हो, यहीं कहीं निशान। कोई निशान दिख नहीं रहा। नहीं सर, कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ सर, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी दया, लेकिन जब तक हमें रिवॉल्वर या गोली नहीं मिलती, हमें अरविंद के बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। मैं कितनी बार आप लोगों से कह चुका हूं, मैं और अनंत निहत्थे थे, हमारे पास कोई बंदूक नहीं थी। तो उस ऑफिसर ने हमारे पे गोली चलाई जो मेरे भाई को लगी। बस यही सच है। आपके बार बार कहने से हमारी कहानी बदल नहीं जाएगी। हम तुम्हें तुम्हारी कहानी बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच सच बताओ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था? चोरी करते हुए नहीं, पर तुम्हारा भाई मेरे ऑफिसर की गोली से मारा गया, और इसलिए तुम उससे नफरत करते हो, है ना? और इससे अपनी भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास पिस्तौल थी, कि पहली गोली तुमने ही चलाई थी, और दया पर लगाया गया तुम्हारा इल्जाम सरासर झूठा है, क्योंकि तुम दया से बदला लेना चाहते हो। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूं, मगर सिर्फ इसलिए कि आपके ऑफिसर ने 2 निहत्थे आदमियों पर गोली चलाई है, और उस गोली से मेरे भाई की मौत हुई है। बदला तो मैं लूंगा साहब। सुधाकर, ले जाओ इसे। देखो दया, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मगर अरविंद के इल्जाम के खिलाफ जब तक हमें कोई सबूत नहीं मिलता,
तब तक मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंस है? दया प्लीज मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड दे दो। और तुम्हारा रिवॉल्वर भी। सर, दया के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब तो टेलीविजन वाले प्रेस वाले इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हाँ वीरेंद्र, मैं समझता हूँ क्या गुजरती होगी उस बेचारे पर। सर, दूसरी ओर हमारे इतने सारे आदमी खाड़ी में बंदूक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। वो गोली अगर हमें मिल जाए वीरेंद्र तो अपना काम बन जाएगा। वीरेंद्र, वो चोरों की गाड़ी यहीं कहीं थी ना? हाँ सर, तो यहीं से गोली चली है। राइट सर। लेकिन आखिर गोली जा कहां सकती है? देखो वीरेंद्र, गोली बंदूक से निकले मतलब कहीं तो लगनी चाहिए, हवा में गायब तो नहीं हो सकती। गोली है वो गोली कहीं तो लगनी चाहिए, कहीं तो मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी तो चाहिए सर, लेकिन मिल नहीं रही है। फिर गई कहाँ गई? क्या उस रात कुछ ऐसा तो नहीं था जो कब यहाँ था और अब नहीं? पर क्या सर, उस रात गोली चलने के कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए और अब से तब तक सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इस रात हम इस दीवार पर गोली के निशान, क्या ये देखिए सर, क्या ऑयल के निशान। सर, काफी पुराना निशान है। ऑयल का निशान। यहाँ आसपास कोई है क्या? वॉचमैन, इधर आओ। जी साहब। जी साहब। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ जी साहब, मैं पहले यहीं ड्यूटी करता था। इस एस्टेट में आग लगने के बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा ना, तो साहब ने मेरी ड्यूटी दूसरी एस्टेट में लगा दी। और अब जब यहाँ मर्डर और चोरी हुआ ना, तो साहब ने दोबारा फिर मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी। ये बताओ, ये ऑयल का ये निशान यहाँ कैसे? साहब किसी ट्रक से गिरा होगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? साहब, जब से ये एस्टेट खाली है ना, तब से यहाँ के मालिक ढींगरा साहब से लोग पूछकर अपने ट्रक या टेम्पो यहाँ खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जिस रात यहाँ चोरी हुई, यहाँ कोई ट्रक खड़ा था? साहब ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा? साहब ये तो ढींगरा साहब ही बता सकते हैं, मगर ढींगरा साहब आज शहर में नहीं हैं, वो न्यू बॉम्बे गए हुए हैं और आज शाम तक वापस आएंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि उस रात यहाँ पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा होगा? हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि गोली उसी में जाके लगी हो। दया, बहुत जरूरी बात पूछनी है, दिमाग पर जोर डालो और सोचकर बताओ। उस रात जब मैंने तुम्हें मोतीराम इंडस्ट्रियल एस्टेट पर छोड़ा था, तो वहां पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा था वहीं आसपास में, या कोई कार या कुछ भी? सोचकर बताओ। सोचो दया, सोचो। इससे हमें केस की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहां कोई गाड़ी खड़ी थी गाड़ी वहां कोई? सोचो दया, याद करो। ट्रक या टेम्पो वहां इर्द गिर्द कहीं पर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे कुछ याद नहीं है। बैठो बैठो। नहीं ठीक है सर, नहीं बैठो बैठो। रिलैक्स, डोंट वरी। कुछ याद नहीं आता ना? कोई बात नहीं। देखो,
हम मोतीलाल एस्टेट के मालिक ढींगरा से पूछताछ करेंगे, वो इस बारे में जानते होंगे। डोंट वरी, रिलैक्स, तुम यहीं आराम करो। नहीं सर, देखो तुम निर्दोष हो ये हम साबित करके ही रहेंगे, सो डोंट वरी, रिलैक्स। फाइन सर, मैं चलता हूँ। दया मेरी बात मानो, बैठो बैठो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सुधाकर, दया को कॉफी पिला और फिर उसे घर पर छोड़कर आना। सर, ढींगरा इज द की फैक्टर। राइट सर। ढींगरा कौन है? कैसे हो दया? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। कहाँ जाऊं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? दया, तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। मेरा बेटा दुबई से वापस आ रहा है। पोस्टमैन, आपके पिताजी का टेलीग्राम। दया, ये तुमने क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुमने क्या किया? दया, तुमने ये क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। मुझे आपका मैसेज मिला। आई एम राज ढींगरा, ये स्टेट मेरा है। हमें पता चला है कि आप कभी कभी इस स्टेट में ट्रक या टेम्पो को पार्क करने की इजाजत देते हैं। जी हाँ, जब से इस स्टेट में आग लगी है तब से स्टेट खाली पड़ा रहता है, इसलिए रात को ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर अपने ट्रक्स खड़े कर देते हैं और सुबह होते ही निकाल के ले जाते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ढींगरा कि 19 तारीख की रात को यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी। 19 तारीख यानी संडे? जी। मुझे याद आया, शायद मूलचंद का टेम्पो यहाँ पर था। जी हाँ, वही मूलचंद, भवन एंटीक्स का मालिक। हम पुराने फर्नीचर में डील करते हैं। अच्छा पूजन जी, 19 तारीख की रात को यानी संडे को आपने मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपना कोई टेम्पो या ट्रक पार्क किया था? जी हाँ, हमें अपने पूना वाले गोदाम में कुछ फर्नीचर भिजवाना था। ये कोई रात के 12 बजे टेम्पो लोड हो गया था और ड्राइवर को सुबह सुबह ही पूना निकलना था, इसलिए हमने टेम्पो को वहाँ पार्क करा दिया। तो इसका मतलब वहाँ पे टेम्पो था। अच्छा मूलचंद जी, आप उस टेम्पो का नंबर, उसके ड्राइवर का नाम और अपने पूना वाले गोदाम का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। जी हाँ, ये लीजिए। गाड़ी का नंबर है MH02 D2430 और ड्राइवर का नाम है नकुल और क्लीनर का नाम है कैलाश। और ये रहा हमारे पूना गोदाम का एड्रेस। मैं अभी वहां कांटेक्ट करता हूं, वो लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर। मैं पूना पुलिस को उस टेम्पो के बारे में इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, तुम खुद पुना जाओ और जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर।
टू D2430। फेलिक्स, टेम्पो तो यही है। इसका मतलब गोली इसी में होगी। फेलिक्स चेक करो, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, हर तरफ गोली यहीं पे होनी चाहिए, इसी टेम्पो में। कहीं ना कहीं तो होगी। फेलिक्स, इस तरह से चेक करो। इंस्पेक्टर वीरेन फ्रॉम CID। तुम्हारे मालिक ने फोन किया होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। इस टेम्पो का ड्राइवर और उसका क्लीनर कैलाश दोनों कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। अरे नकुल, अरे कैलाश, अरे बाबा, साहब आए। आइए। नमस्कार साहब। मालिक ने कहा था कि देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 19 तारीख की रात को तुम मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में थे? हाँ साहब, उस रात हम लोग वहीं थे। रात को 3:30 बजे भी? वो बात दरअसल ये थी साहब कि हमें निकलना तो सुबह 5 बजे था, लेकिन हम लोग पहले ही निकल लिए 3:30 बजे। क्यों साहब? आप वो जो गोली की आवाज आई थी उसके बारे में जानना चाहते हैं? तुम जानते हो उसके बारे में? बताओ। साहब, हमसे गलती हो गई। हम लोग डरे हुए थे साहब, हमारी समझ में नहीं आया था हम क्या करें, इसलिए हम निकल लिए साहब। देखो, सोच के बताओ, उस रात क्या हुआ था? साहब, टेम्पो तो था ही, मैं आगे सोया था और ये पीछे फर्नीचर के साथ। साहब, उस रात गर्मी ज्यादा थी, इसलिए शटर खुला हुआ था। साहब, अचानक मेरी आंख खुली, जैसे कोई आवाज आई हो। क्या हुआ? बहुत जोर की आवाज थी उस्ताद। अरे क्या आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोली चला रहा है। कोई गोली अपने को लग जाए। हाँ उस्ताद, चलो अपन निकल लेते हैं। उस्ताद निकल लेते हैं। हाँ उस्ताद। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके ऊपर चलाई साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। तुमने बताया कि पहली गोली की आवाज बहुत जोर की थी। हाँ साहब, ऐसा लगा जैसे बहुत ढंग की आवाज आई। अच्छा, कहीं गोली टेम्पो में तो नहीं लगी? फेलिक्स, कुछ पता चला? सर, गोली किधर भी नहीं। गोली टेम्पो के अंदर भी नहीं? अंदर भी नहीं। शटर तो खुला हुआ था और अंदर फर्नीचर था, कहीं गोली। वो मुंबई से जो फर्नीचर लेके आए वो कहाँ पर है? ये साहब, ये यही सारा? ये साहब, बस। फेलिक्स, सर, कम ऑन, फर्नीचर का एक एक पीस चेक करो। सब ये भी। गोली यही कही है? जी। इसमें भी है? हाँ सर, जी। इसका मतलब है दया निर्दोष है, हमारा ऑफिसर निर्दोष है, हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ओके ओके, जल्दी से ये खुशखबरी दया को देनी चाहिए। अब दया को उसका बैच वापस मिल जाएगा, उसकी गन भी वापस मिल जाएगी।
नहीं तो माय गॉड। जल्दी चलो। ACP प्रद्युमन। सर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं दया कुछ कर ना रहा। सर, मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह निभाया है। अब मैं इस जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा हूं। दया। You are innocent. मैंने ही गोली चलाई, बंदूक को गाड़ी में फेंक दिया और आपके ऑफिसर को फंसा दिया। आनंद क्यों मर गया? ये भी कोई उम्र थी उसकी मरने की? 25 साल का था सिर्फ। वो तो मेरे साथ आना भी नहीं चाहता था। मैंने ही जबरदस्ती की और उसको अपने साथ ले गया। मैंने सोचा किसी दूसरे को साथ में लेकर जाऊंगा तो चोरी का माल बांटना पड़ेगा, इसलिए मैं अनंत को साथ में ले गया और वो मर गया। आपके अफसर ने उसे मार दिया, आपके अफसर ने। नहीं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर दया ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तुम्हारे भाई को उसने नहीं मारा, तुमने मारा है। बकवास नहीं, सच है। तुम जबरदस्ती अपने भाई को चोरी करने के लिए अपने साथ ले गए। वो जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, जब उसे गोली लगी तब तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, क्योंकि तुम्हें अपने पकड़े जाने का डर था। तुमने आनंद को मारा है, तुमने। सुधाकर, सर ले जाओ इसे।
चलो उठो। देखो दया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सभी को काफी बुरा लगा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। हमें समाज को भी जवाब देना पड़ता है। तुम्हारा कार्ड और रिवॉल्वर लेते समय मुझे कितना दुख हुआ ये मैं बयान नहीं कर सकता, मगर क्या करें, करना पड़ता है। ये लो तुम्हारा कार्ड एंड वेलकम बैक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।